साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्यूशन चैनल पर। सभी को सुप्रभात नमस्कार। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज बात होगी 23 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं 23 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैंने आपके लिए लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। पहला कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार भारत में उच्च कण पदार्थ की वजह से 1,16,000 शिशु पहले ही दिन मौत हो गई। तो ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ने एक आंकड़ा जारी किया है भारत के लिए, जो अमेरिका की एक वित्त पोषित संस्थान है जो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और उसने भारत में जो वायु की स्थिति है प्रदूषण का, उसमें कण जो मिले हुए धूल कण, उसके कारण बताया गया है एक नया आंकड़ा कि जो पदार्थ के कण हैं जो हवा में घुले रहते हैं उसकी वजह से ऐसे बच्चे जिनकी जन्म हुई है और जन्म के पहले ही दिन 1,16,000 बच्चों की मौत हो गई। और जितने भी ऐसे बच्चों की मौत होती है पूरे भारत में, उसमें आधी से ज्यादा संख्या इन धूल कणों की वजह से है। और एक बड़ा आंकड़ा है, इससे पता चल रहा है कि भारत में पार्टिकुलेट मैटर जो है काफी मात्रा में घुला हुआ है हवा में, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जो ईंधन के द्वारा या जो भी चीजें हम जलाते हैं उसके द्वारा हवा में शामिल होता है, वो कोयला हो, लकड़ी हो, गोबर के उपले हो, गोईठा हो, ये सब जलाने से हवा में धूल कण मिलता है। अभी पटना में ही कल ही पयाली जलाने के कारण काले काले धूल कण उड़ रहे थे, सभी के छतों पर गिरा। तो ऐसे धूल कणों की वजह से 1,16,000 शिशु की पहले दिन मौत, मतलब जिस दिन जन्म होना उसी दिन की मौत हो गई सांस की प्रॉब्लम की वजह से। और ये कोविड-19 काल में एक बड़ा प्रभाव छोड़ रहा है, तो ध्यान रखना है। और कहा गया कि और डेड पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 से ऊपर है, इसके कारण हुआ है। और ये जो जारी किया गया आंकड़ा हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया, ध्यान रखना। तो एक बड़ा न्यूज है, बड़ा आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने OIC और PIO कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दिया। ये एक ध्यान रखना है, कोविड-19 के बाद एक बड़ा स्टेप है कि कोविड-19 काल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद है, विदेशों से हवाई जहाज को बंद किया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। काफी लंबा समय हो गया लॉकडाउन का, और इसकी वजह से सरकार ने वैसे लोग जो OCI या PIO कार्ड धारक है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एक है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कि एक जो भारतीय मूल के हैं और दूसरा जो भारत से बाहर भारतीय नागरिक हैं, इन सभी को वीजा उपलब्ध कराया गया। जो भी वीजा इनको जरूरी है, सभी वीजा को फिर से जारी किया गया है ताकि उनकी इच्छा हो, कोई जरूरत हो तो भारत आ सकते हैं। वो वंदे मातरम मिशन के तौर पर, एयर बबल जो प्रोग्राम चलाया गया, सभी के तौर पर ऐसे लोगों को भारत आने के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखना है, कोविड-19 के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय विमानों की शुरुआत की पहल मानी जा सकती है कि फिर से अब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो रहा है। आगे चलें तो यूरोपियन संसद सदस्यों ने फ्रांस और यूरोपियन संघ को पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने को कहा। ये ध्यान रखना। तो यूरोपियन संसद जो होता है, वहां जो विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं, उस संसद के कुछ सदस्यों ने दो को, एक तो फ्रांस देश को और दूसरा यूरोपियन संघ को पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है कि पाकिस्तान को बैन करना चाहिए, इसके आर्थिक गतिविधियों को, इसको किसी तरह का आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए, व्यापार इसका बंद होना चाहिए। तो ये प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव दिया है। और कहा क्या कि FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो आतंकवादियों के लिए संगठन जो चलता है, उस पर जो आर्थिक सहायता होती है, उस पर जो टास्क फोर्स का काम करता है, उसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है। और ग्रे सूची में रखने का मतलब होता है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवादियों को सह दे रहा है, उसको फाइनेंशियल मदद दे रहा है। और इसकी वजह से पाकिस्तान एक दुनिया में शांति स्थापित करने में बाधा का काम कर रहा है। और इसी के तौर पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला गया है यूरोपियन संसद के द्वारा, फ्रांस से और यूरोपियन संघ से। तो एक बड़ा न्यूज है। नेक्स्ट एक खोज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक क्षेत्र में नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, तो नीदरलैंड कैंसर संस्थान इंस्टीट्यूट है, कैंसर पर काम करती है, कि वैज्ञानिकों ने नाक, गुहा तथा गले के बीच एक जोड़ी नई लार ग्रंथि की खोज किया। ये बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना।
पूछा जा सकता आने वाले समय में। और उस ग्रंथि को जो खोजा गया उसका नाम दिया गया ट्यूबरिल ग्रंथि। तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, हमने बताया है आपको लार ग्रंथि के बारे में कि अभी तक जो हम जानते हैं या मानव जानता है दुनिया में कि मानव के मुंह में 3 पेयर ही लार ग्रंथि होती है, लेकिन ये 4th पेयर का पता लग गया। मतलब अब जो पढ़ा जाएगा, अगर ये शोध सचमुच प्रमाणित हो जाता है तो पता लगेगा कि हमारे मुंह में 3 पेयर नहीं 4 पेयर लार ग्रंथियां होती है। तो 3 पेयर पहले ही पढ़ते थे, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमंडिबुलर ग्लैंड, 3 तरह की ग्रंथि पहले से थी। लेकिन एक सीटी स्कैन के दौरान कैंसर का इलाज कर रहे थे यहाँ के लोग, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा था, सीटी स्कैन हुआ, परीक्षण जब हुआ तो अचानक से उन वैज्ञानिकों को जो शोध कर रहे थे नजर पड़ी एक नई ग्रंथि की जो हमारे नाक, नोजल चैम्बर और गले के बीच ग्रंथि के रूप में देखी गई। तो ये एक नया न्यूज है कि हमारे माउथ में 4था लार ग्रंथि भी होता है। ये एक नया खोज किया है नीदरलैंड के कैंसर संस्थान में। आगे चले तो एक न्यूज है बड़ी इंपॉर्टेंट कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन, तो विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये वह महिला है भारत की जिसने पहला एयर फोर्स ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया। मतलब इंडियन फोर्स में पहला कोई महिला ऑफिसर बने उसके लिए इनको याद किया जाता है। एसएसबी के द्वारा बहुत पहले इन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया और एयरफोर्स को ज्वाइन करने के बाद एयरफोर्स की तरफ से कमीशन ऑफिसर के तौर पर इनको एक सम्मान देने का काम किया गया। तो पहले कमीशन ऑफिसर एयरफोर्स में विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि पहली वायुसेना की महिला अधिकारी कौन थी, तो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू किया। तो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय से संबंधित है, जहां से बहुत सारे चित्रों को वैज्ञानिक तकनीक और रोबोट के माध्यम से डिस्प्ले करने का कार्य किया जाएगा। और प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक के जो भी चीजें राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने, उससे जोड़ने का काम करेगा ये परियोजना। नाम है लाइफ इन मिनिएचर, ये ध्यान रखना है। आगे चले तो एक और शोध पर काम के लिए, शोध है मलेरिया परजीवी पर शोध के लिए वैज्ञानिक और प्रोफेसर डॉक्टर समन हबीब को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में चयन हुआ। तो याद रखना है, नाम है डॉक्टर समन हबीब, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलोशिप के लिए चुना गया। और ये काम क्या करते हैं, तो मलेरिया परजीवी पर इनका रिसर्च होता है। और मलेरिया परजीवी के बारे में जानते हैं कि मलेरिया एक बुखार होता है जो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को हमारे बॉडी में पहुंचा देता है, जिसके कारण हम लोग एक बुखार से ग्रसित हो जाते हैं। तो उसी जो प्लाज्मोडियम है जिसके कारण बुखार होता है, उसी पर समन हबीब ने काफी शोध किया और इनके शोध को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में इनका चयन हुआ है, ये ध्यान रखना। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित एक करंट अफेयर का क्लास। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखें और क्लास को कंटिन्यूटी के साथ करते रहें। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।